कम्युनिटी वाले पोस्ट पे। तो जैसा आपने कहा था कि अलग से आपको करंट अफेयर्स का भी 10-15 मिनट का एक पोस्ट चाहिए। तो अब से सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो हम लोग एक एक्स्ट्रा 10 मिनट के पोस्ट में ऐड करेंगे और इसको प्लेलिस्ट में अलग सेव करके रखेंगे ताकि आप वीकली उसको रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले भी आप उसको एक बार रिव्यू कर सकें। तो टॉपिक्स आज हम लोग 10 टोटल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने एक स्टार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमारे एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट एंथ्रोपॉज के ऊपर रिसर्च हो रहा है, यूके रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं क्या होता है। एंथ्रोलॉजी ऑप्शन जिसका है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वैसे ही पता होना चाहिए। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है वो अभी हुई है कुछ दिन पहले नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल की। क्या होता है नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल अभी हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट टू स्क्रैप बल्क डाटा शेयरिंंग पॉलिसी। क्या है ये बल्क डाटा शेयरिंग पॉलिसी, किस चीज़ का है वो भी देखेंगे। एशियान स्टेट वांट साउथ चाइना सी टेंशंस। तो अभी जो मीटिंग हुई थी एशियान कंट्रीज़ की, एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं मैप के थ्रू वो भी देख लेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। मारीच क्या है, इंडियन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। संकल्प पर्व, फिशिंग कैट इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है, वो काफ़ी वनरेबल अभी पोजीशन में आईयूसीएन लिस्ट में पहुंच गया है। फिर गायनाड्रोमॉर्फ्स क्या है, अभी कुछ दिन 2 महीने पहले फरवरी में भी ये चीज़ जो है कि न्यूज़ में था, अभी फिर से न्यूज़ में आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैट्स डे जो कि कल था 29 को, पीआईबी में उसके बारे में कुछ न्यूज़ आया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वर्ल्ड सबसे पहला खबर, वर्ल्ड बैंक स्टार टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन इन 6 स्टेट्स। कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है और ये क्या प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन जो है इंडियन स्टेट्स को प्रोवाइड करने का वादा करा है, जिस किसके अंतर्गत, स्टार स्कीम के अंतर्गत। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स फॉर इंडिया। क्वालिटी, इसका एम क्या है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो बढ़ाया जाए। और जो जो स्टेट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, तो समग्र शिक्षा अभियान जो था इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम है इंडिया का, आपको पता होगा इसके बारे में, उसी के अंतर्गत इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। फीचर्स इसके क्या क्या हैं प्रोग्राम के, सबसे पहला है कि डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जितने भी आपके लेवल्स हैं उन सब जगह पे। और कस्टमाइज लोकल लेवल सॉल्यूशन, कि किस प्रकार से लोकल लेवल में से अगर कहीं पे भाषा की प्रॉब्लम है या फिर और कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये जो डिमांड्स है उन सबको एड्रेस किया जाएगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स उससे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई जितने भी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, तो उससे स्टेक होल्डर जितने भी लोग मेंबर्स उससे इन्वॉल्व हैं उससे, या फिर वहाँ पे स्टाफिंग का प्रॉब्लम है उससे, या फिर पेरेंट्स जो हैं अगर वो अगर उतने ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं हैं तो उनसे। तो ये सब सारा कुछ पे ज़्यादा ध्यान दे करके और वहाँ का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और गवर्नेंस जो है एजुकेशन सिस्टम का उसको बढ़ाया जाएगा। टीचर्स को सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, टीचर्स के ऊपर, कि टीचर्स को इक्विप किया जाएगा कि वो मतलब किस प्रकार से वहाँ पे जो मैनेज हो पाए ट्रांसफॉर्मेशन का वहाँ पे। तो वो सब चीज़ को टीचर को ही समझना होगा और जो है कि बेटर आउटकम निकालने के लिए टीचर की इसमें भूमिका काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एंथ्रोपॉज। यूके में साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से लॉकडाउन की वजह से ग्लोबली जो ह्यूमन जो जो जनजाति है वो खास करके जो ट्रैवल नहीं हुआ, जो एक जगह पे बैठे रहे वो लोग, तो किस प्रकार से उनके ऊपर, उनके लाइफस्टाइल में और उनके मेंटल हेल्थ और ये सारा कुछ में, मतलब क्या उनमें चेंजेस आया, क्या क्या परिवर्तन आया है, तो उसके ऊपर वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा बात ये कि एक और दूसरा रिसर्च ये है कि किस प्रकार से जो दूसरे स्पीसीज़ हैं उससे और हमारे ह्यूमन बीइंग में के बीच में क्या रिलेशनशिप आया इस लॉकडाउन की वजह से और उसमें क्या चेंजेस आए। जो एक एक सिस्टम होता है जैसे कि उसको बोलते हैं बायोलॉगर्स, जो कि एक डिवाइस होता है, वो आपके एनिमल्स के ऊपर लगाया जाता है और उसके बिहेवियर और स्ट्रेस लेवल जो है उसको भी चेक किया जाता है। तो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी एनिमल्स को भी अलग थोड़ा फ़ील हुआ होगा, तो उसके ऊपर भी, उसके ऊपर इस कोविड-19 की वजह से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उस चीज़
वो चेक करने के लिए इसी वाले प्रोग्राम के अंदर चेक किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल की। तो नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल एक हमारे भारत सरकार में एक ऑटोनोमस बॉडी है। 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग उनकी हुई थी, हर साल होती है। तो नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल जो है एनपीसी, वो ऑटोनोमस बॉडी 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है तो इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके मिनिस्टर होंगे इस वाले विभाग के, डिपार्टमेंट के। और चूंकि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी इन्वॉल्व है, तो इसके जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, तो इसके सेक्रेटरी जो हैं, जो आईएएस या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो जो हैं वो इस वाले संस्था के चेयरमैन हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए मिनिस्टर और जो चेयरमैन हो गए वो सेक्रेटरी है। तो इनका एम क्या है? एम ये है कि प्रमोशन करे वो, कि प्रोडक्शन जितने भी हों वो सस्टेनेबल मैनर में हो, और दूसरा कि इनोवेशन काफ़ी बहाल हो हमारे इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेक्टर्स में, और किस प्रकार से न्यू इनोवेटिव जो जो संस्थाएं हैं और फिर जो सिस्टम है वो हम लोग का सिस्टम में मतलब सिंक्रोनाइज हो पाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली ये कंस्टिट्यूट हुआ था टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ, जिसका जो फाउंडिंग मेंबर्स था वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही था। तो एडिशनल फैक्ट्स आप देखिए कि एपीओ क्या है। एशियन वाला जो अभी डिस्कस किया था, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ। एपीओ क्या है? तो एपीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1961 में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू म्यूचुअल कॉरपोरेशन। जैसे जापान से, चाइना से, और भी जितने वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू, जितने भी कॉरपोरेशन है एशियन कंट्रीज़ के, उनके थ्रू। गवर्नमेंट ने बल्क डाटा जो है वो स्क्रैप कर दिया है, शेयरिंग पॉलिसी ओवर प्राइवेसी मिसयूज़ कंसर्न। प्राइवेसी मिसयूज़ कंसर्न काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, किसी जैसे ये है क्या एक्चुअली ये बल्क डाटा वाला? तो जैसे एग्जांपल देकर के इसने बताया कि व्हाट वाज द पॉलिसी अंडर द गवर्नमेंट कुड शेयर and sell vehicle details of registered vehicle and driving license to automobile industry to help in service improvement and wider benefit of citizen and government। तो जैसे कि कई किसी का अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो वो फिर उसके बाद उसकी जांच होती थी, उसके उसके बाइक्स की और ये सारा कुछ का। तो ये सब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है वो इधर-उधर रह जाता था डिपॉजिटरी में, और उसको फिर रेसिडुअल उसको फिर वापस कलेक्ट नहीं करती थी जनता, जिसका मिसयूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इस संदर्भ में जो है गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, और जो बल्क डाटा शेयरिंग वाला जो पॉलिसी है उसको स्क्रैप किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, एशियन स्टेट वार्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशंस। तो अभी उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें अभी इस बार का जो चेयरमैन है आपका 36th एसोसिएशन ऑफ एशियन समिट हुआ था, 36 था ये, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये वाला जो है वो हुआ। लेकिन इसको चेयर जो कर रहा था इस बार वो वियतनाम कर रहा था। तो कौन इसका चेयरमैन बनता है, कैसे बनता है? वो हर बार चेंज होता है इसका चेयरमैन, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू इसका जो है वो चेयरमैन चेंज होता है। इस बार का थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। तो अभी जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है वो आपका वियतनाम वाला तरफ में जाके और उड़ के गया था, और वहाँ पे कुछ सर्विलांस कर रहा था, तो फिर बाद में इनकी भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उनको खदेड़ करके वहाँ से भगाए। तो जिस वजह से उन्होंने जो है कि अभी चाइना को वार्न किया है कि आप इस प्रकार के काम नहीं किए, लेकिन नहीं तो फिर आपके लिए टेंशन्स जो है कि वो बढ़ सकती है, सैंक्शंस आपके ऊपर लग सकता है, और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला है। तो इस बार का उनका जो है कि उन्होंने एक फंड भी इस्टेब्लिश करवाया जिसमें कि पैंडेमिक से लड़ने के लिए मेडिकल सप्लाईज और अर्जेंट नीड्स जितने भी होंगे एपिडेमिक और सारे कुछ के लिए, वो लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो एशियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजनल ग्रुपिंग है ये, जिसको जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू साइन हुआ था, 1967 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मेंबर्स कौन कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। चेयरमैन आपको जैसे बताया रोटेट होते रहता है। ये है आपका मैप के ऊपर। मैप आप बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड करके gkmonk.com के साथ जाइए, आप वहाँ टेलीग्राम पे डेली का पीडीएफ है, वहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा है मैं, फिर भी अपडेट करता जा रहा हूँ। जिस दिन भी आप जाइए सारे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन से ही होगा, और किसी से कोई तरीका नहीं है, सिर्फ रिवीजन। थाईलैंड और वियतनाम
लाओस, लाओस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीच में आता है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। कंबोडिया, सिंगापुर आपको पता ही होगा, मलेशिया। नेक्स्ट आर्टिकल पे गायनाडोर्मोफ्स, ये क्या है? ये एक्चुअली ये कीड़ा है, 3-4 टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ पाया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल जो है दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जैसे कि अलग-अलग दोनों स्पीशीज़ नहीं है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, जो फर्स्ट वाला जो है वो है आपका मेल, सेकंड वाला थोड़ा डेकोरेटिव है, नेल पॉलिश टाइप का उसमें पूरा डेकोरेशन है, तो वो पूरा प्योर फीमेल है। ऊपर से टॉप वाले लिस्ट में फर्स्ट मेल, सेकंड वाला फीमेल, थर्ड वाला देखिए मेल के जैसा भी दिख रहा है, फीमेल की तरह भी दिख रहा है। दैट इज़ वो मेल फीमेल दोनों है। वैसे ही नीचे में देखिए जितने सब हैं बटरफ्लाई, सारे में कुछ ना कुछ जो है कि मिक्स है, मेल फीमेल दोनों का मिक्स है, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों के लक्षण हैं। इसके 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, ये मेल फीमेल वाला सीन जो है, उसमें सबसे पहला जो है आपका डिपेंड करता है, जैसे बाइलैटरल गायनेंडर्स, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों, हाफ बॉडी उसका मेल का होगा, हाफ बॉडी फीमेल का होगा। सेकंड होता है एंटीरियो पोस्टीरियर गायनाडर्स, तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि फ्रंट पोर्शन जो है वो होगा मेल का, और जो बैक का पोस्चर जो है पीछे साइड से वो होगा फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक लास्ट होता है सेक्स पाइबार्ड्स, इसके अंदर क्या होता है कि स्कैटर्ड टिश्यूज ऑफ मेल और फीमेल मिलेगा पूरे बॉडी में, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो जिस वजह से इसका नाम है सेक्स पाइबार्ड्स। तो ये 3 नाम सिर्फ आपका खाली ये इम्पोर्टेंट है, बाकी मुद्दा तो आपको पता चल गया कि एक ही स्पीसीज़ के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फिशिंग कैट के ऊपर। ये आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नेपाल में भी कहीं-कहीं पाया जाता है। एक्चुअली ये अभी मतलब थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके जो है एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे हम लोग यहाँ पे लिस्ट लगाते हैं, और इसमें अब ये वल्नरेबल पहुँच गया है, एंडेंजर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सीन। थ्रेटेंड ये लिस्ट जो है ना, ये 3 में आता है, सीआर क्रिटिकली, और फिर EN इंडेंजर्ड, और VU मतलब वल्नरेबल। तो ये तीनों जो है खतरा का निशान वाला मतलब रेन है, और इसमें वल्नरेबल में ये पहुंच चुका है। तो वेस्ट बंगाल का ये स्टेट एनिमल भी है एक्चुअली। तो अभी ये क्यों इसमें पहुंच गया, क्योंकि वेट वेट लैंड्स में ये ज़्यादा रहता है, और वेटलैंड्स जो है अभी ख़त्म होते जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन और ये सब सारा कुछ होते जा रहा है। तो IUCN रेड लिस्ट में जो है इसका जो है कि रेटिंग्स अभी थोड़ा सा ख़राब होते जा रहा है, और जिस वजह से इसके ऊपर जो जो कंसर्न्स है हमारे भारत सरकार की, वो बढ़ते जा रही है, और ये कंटिन्यूअस 2 महीने पहले भी ये आया था न्यूज़ में, फिर से न्यूज़ में आया। मैप में देख लीजिए कहाँ-कहाँ पाया जाता है, आपके थोड़ा-सा छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल तरफ में पाया जाता है, फिर नीचे श्रीलंका में पाया जाता है, नेपाल साइड में भी आपके फुट हिल्स में पाया जाता है, फिर ढाका, बांग्लादेश, ये सब जगह पे भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी, जैसे कि उधर फिलिपीन कंट्रीज़ में, फिर आपका नीचे साइड में वियतनाम तरफ में, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कहीं-कहीं पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट संकल्प पर्व। संकल्प पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा आह्वान करवाया है कि जितने भी जो ऑफिसेज़, जितने भी आपके जो हैं, जो लोग जो हैं जितने भी ऑफिस में, तो वो लोग क्या करें कि अपने ऑफिस में नहीं तो फिर अपने घर में, जहाँ पे भी वो बन सके, 5 ट्री वो प्लांट करें, खुद से लगाएँ जाकर। तो इससे क्या होगा कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है कंट्री में वो हम लोग मुहैया करवा सकेंगे, और उनका ये भी कहना है कि 5 ट्री जो आप लगाओ तो वो हर्बल हेरिटेज से होना चाहिए। हर्बल ट्रीज़ में कौन-कौन से आते हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इसके मेडिसिनल भी फ़ायदे हैं, और भी इससे प्लांटेशन के रिलेटेड और भी 3, 4, 5 कुछ-कुछ अभी हुआ है हमारे फ़िलहाल में। तो क्या-क्या हुआ है? तो रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस किया था कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत ये हुआ था कि डेवलप किया जाएगा 200 अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट 200 क्रिएट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड CAF एक्ट, ये पास किया गया था 2016 में। ये इसलिए पास किया गया था कि ताकि मैनेज किया जाए फंड्स जो कि आपका कलेक्ट किया जाएगा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की वजह से के अंतर्गत, और इसके तहत जो है कि मैनेज किया, एक एड हॉक कमेटी रहेगी आपकी जो कि इस सब चीज़ को प्लानिंग और सारी कमीशनिंग जो है कैंपा की वो
वो करेगी। कैंपा क्या होता था? कैंपा के अंतर्गत ऐसा आता था कि जितने भी अगर एफॉरेस्टेशन हो रहा है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे इंडस्ट्री अगर मान लीजिए, या फिर माइनिंग लगा रहा है, या फिर क्रेशर मशीन का कुछ लगा रहा है, तो वहाँ पे जितने भी अगर पेड़ काटे गए, तो उतनी जगह में उसको पेड़ लगाने के लिए फंड देना पड़ेगा। और अगर वो कहीं नहीं लैंड अवेलेबल है कि फंड दे पाए, तो जितना भी वो लैंड खराब किया है उसका डबल का उसको कॉस्ट मुहैया करवाना पड़ेगा। तो और इसके बाद थर्ड एक और प्लांटेशन से रिलेटेड जो है एक खबर था, वो क्या है रिसेंटली, वो है कि नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड, NMPB, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। इन्होंने भी कहा था कि हर्बल गार्डन वेरियस टाइप्स जो है उसको पॉपुलराइज किया जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उसकी यूज़फुलनेस जो है, उसकी कम्युनिटी यूज़फुलनेस, अवेलेबिलिटी जो है, वो सब उसके बारे में सबको बताया जाए, जागरूक करवाया जाए। फोर्थ क्या है? जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, उसने ऐसा एक मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अगर लाइसेंस लेना है किसी भी ये 8 सर्विसेज के अंतर्गत, जैसे सोसाइटी रजिस्टर करवाना है, आप पेड़ लगाइए। आपको लाइसेंस चाहिए माइनर मिनरल्स के लिए, तो आप पेड़ लगाइए। सेटिंग करना है आपको क्रशर यूनिट्स के लिए, तो आपको पेड़ लगाना है। परचेस करना है न्यू व्हीकल, तो आपको पेड़ लगाना है। इशुएंस ऑफ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट करना है, तो आपको पेड़ लगाना है। मतलब जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी, इंसॉल्वेंसी को छोड़ के, तो उन सब में मतलब पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा खबर है मारीच, ATDS। ये एक नया हमारा जो इंडियन नेवी है, इन्होंने इसको इंडक्ट करा है अपने अंतर्गत। और ये ATDS है क्या? एक्चुअली जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस चीज़ को इंडिजीनियसली अपने घर में, मतलब इंडिया के अंदर ही वो चीज़ को बनाया है, मारीच ATDS। तो ये क्या किस चीज़ के लिए है, केपेबल क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? तो ये डिटेक्ट कर सकता है और लोकेट कर सकता है, न्यूट्रलाइज भी कर सकता है इनकमिंग टॉर्पीडोज़ को। टॉर्पीडोज़ जो है कि काफ़ी, मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मॉडर्न टॉर्पीडोज़ जो कि आपके न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। और अंडर वाटर वो आपके मिसाइल्स भी छोड़ सकते हैं, जो कि मिसाइल्स जो है किसी शिप या फिर जो भी सबमरीन है उसके नज़दीक जाकर या फिर उसको टकरा कर वो डेटोनेट करेगा, मतलब फूटेगा। तो इसकी जो है कि वो अंडर वाटर इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो जितने भी टॉर्पीडोज़ होते हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, मतलब पानी के अंदर में। और नेक्स्ट आपको खबर है कि स्टैटिस्टिक्स डे, जो लास्ट 29 जो जून था, कल जो था हमारा, तो वो हर साल ये इसको मनाया जाता है। किसके याद में? ये जो फोटो आप देख रहे हो, इनका नाम है प्रशांता चंद्र महालानोबिस। तो इनकी थ्योरीज भी आती है, आपने पढ़ा भी होगा अगर आप थोड़ा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा हाई अगर एजुकेशन प्राप्त किए हो। तो इनके इनके जो काम थे वो क्या था कि ये फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत ये काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। और इस साल का जो स्टैटिस्टिक्स का जो थीम था वो SDG 3, जिसके और 3 के अंतर्गत जो है इंश्योर करवाना हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एजेस, और SDG 5 जिसके अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो वो महानलोबिस का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या क्या था? तो इनके कंट्रीब्यूशन में ये आता है कि वो चीफ आर्किटेक्ट थे आपके इंडियन स्टैटिक सिस्टम के। उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस इन इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वो इस्टेब्लिश किए थे आपके इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट्स 1931 में कोलकाता में, वो आज भी चल रहा है। कुछ दिन पहले वो थे आपके जो प्रेसिडेंट थे हमारे, प्रणब मुखर्जी सर, वो उनके वहाँ के उस समय चेयरमैन थे। तो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेड, अभी क्या है कि उन्होंने क्या और क्या किया था कि उन्होंने फाउंड किया था जर्नल, जिसका नाम था संख्या इन लाइंस ऑफ कार्ल पर्सन बायोमेट्रिका। और 1955 में 59 में उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मतलब एक एक ये जो संस्था है उसका वो ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेशंस के अंतर्गत। उनको और भी क्या उनकी उपलब्धियाँ थी, वो उन्होंने और भी हेल्प किया। वो बनाए तो फाउंड किए थे आपके वो ISI, उसके बाद उन्होंने हेल्प किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैंपल सर्वे NSS, और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI।
इसके अलावा वो आपके चेयरमैन भी रह चुके थे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन संस्था में, और यूएन यूनाइटेड नेशंस सब कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल सैंपल्स। और इनके की कॉन्सेप्ट्स जो 3 थ्योरी उन्होंने लॉन्च किया था प्रैक्टिस के लिए, सैंपल सर्वेस के लिए। पहला वो था पायलट सर्वे, सेकंड ऑप्टिमल सर्वे डिज़ाइन, और थर्ड इंटर पेनिट्रेशन नेटवर्क ऑफ सब सैंपल्स टेक्निक आईपीएनएस। ठीक है, ये 3 आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है? रटने का ही है पूरा। 1936 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्टैटिस्टिकल मेजर्स नेम्ड एज़ महालनोबिस डिस्टेंस, जिसको वाइडली जो है वो इसको यूज़ किया गया आपके क्लस्टर एनालिसिस में और क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स, कि किस प्रकार से इसको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। महालनोबिस मॉडल जो है वो आज भी जो है वो यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, और सबसे पहले हम लोग उसको यूज़ किए थे जो है हमारे भारत में सेकंड 5 ईयर प्लान जो हुआ था, उस टाइम पे महालनोबिस मॉडल को यूज़ किया गया था, ताकि सैम्पलिंग किया जाए सर्वेइंग के दौरान, किस प्रकार से जो है कि और एफिशिएंट तरीके से उस सर्वे का जो एनालिसिस है वो हम लोग उसको कर पाएँ, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बढ़िया लगे तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और बताइए अगर कुछ और अगर हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।